सलोनी अपने कमरे में लगी तस्वीरों को एकटक देखे जा रही थी, जिसमें वो और उसकी माँ ही थे बस। वह जब भी इन तस्वीरों को देखती तो एक ही बात होती उसके मन में, क्या बेटी होना एक गुनाह है? अगर हाँ तो क्यों? और अगर नहीं तो किस बात की सज़ा मिली उसे और उसकी माँ को और उसकी बहन को, जिसका वजूद इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया गया। बचपन में जब वो स्कूल जाती तो उसके दोस्तों को स्कूल छोड़ने उसके पापा आते। सलोनी अपने पापा के बारे में जब अपनी माँ से पूछती तो उसको बहला फुसला कर चुप कर देती। पर सलोनी जैसे जैसे बड़ी होने लगी उसके सवाल बढ़ने लगे। सलोनी उस दिन 18 वर्ष की हुई थी। माँ ने उसके लिए एक छोटी सी पार्टी घर पर ही रखी थी। उसके सारे दोस्त आए थे। सलोनी ने केक कट किया। उसके दोस्तों ने खूब मज़े किए। पर सलोनी आज भी कहीं खोई हुई थी। पार्टी खत्म होते ही उसने माँ के सामने अपने मन के सारे सवाल उड़ेल के रख दिए। पापा कौन है मेरे? कहाँ हैं? हमारा कोई अपना क्यों नहीं? मैं छुट्टियों में अपनी नानी के घर क्यों नहीं जा सकती? सलोनी के सारे सवाल सुनकर उसकी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसी क्या बात है माँ? सलोनी ने पूछा, क्योंकि आज तक उसने माँ के चेहरे पर कई भाव देखे थे, किंतु आज जैसा भाव कभी नहीं पड़ा था। सलोनी की माँ अपने अतीत में खोती चली गई। सलोनी ने अपनी माँ को जोर से झकझोर कर कहा, माँ, रहने दो, मुझे नहीं जानना। सलोनी अपनी माँ को इस हाल में नहीं देख सकती थी, पर वो अब चुप होने वाली नहीं थी। सलोनी की पहचान आज तक उन्होंने उससे छुपाई थी। अपने अतीत को अकेले जीती आई थी। आज वो सब कुछ सलोनी के सामने रख देना चाहती थी। उन्होंने आगे बोलना शुरू किया, बात मेरे ग्लानि की और जन्म के बाद तेरी पहली मुस्कान की है। माँ ने कहना शुरू किया, मैं कभी नहीं भूल सकती वो दिन जब मैंने तुझे अपनी गोद में उठाया था और तू तू तो जैसे मेरे स्पर्श का इंतज़ार कर रही थी। कैसे मुस्कुराई थी तू पहली बार मेरी गोद में आकर। मेरी शादी आज से 25 साल पहले दिल्ली के एक साधारण परिवार में तुम्हारे पिता अजित से हुई थी। आरंभ में तो सब अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन मैं गर्भवती हो गई। वह हमारा पहला बच्चा था। मैं बहुत खुश थी। मैंने जब अजित को यह बात बताई तो वह भी बहुत खुश हुआ। कुछ दिन तो सब ठीक चला। फिर मेरी सास ने एक प्रश्न सबके सामने खड़ा कर दिया, बेटी हुई तो? इतना कहकर माँ चुप हो गई। सलोनी को भी उसकी माँ की यह चुप्पी खटकी तो सही, पर उसने बीच में कुछ भी कहना ठीक न समझा। उसे डर था कि उसके शब्द कहीं इस मौन को अर्थहीन न कर दें। फिर उन्होंने मेरे गर्भ का निरीक्षण करवाने की ठानी। माँ ने एक लंबी सांस भरते हुए कहा, गर्भ निरीक्षण? पर यह तो गैर कानूनी है ना माँ? उसने चौंकते हुए पूछा। जहाँ कानून होता है वहाँ उसे तोड़ने वाले भी होते हैं। सलोनी की माँ ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। फिर मेरी सोनोग्राफी कराई गई, जिसमें पता चला वो एक लड़की है। जिसके धड़कन की आवाज़ मेरी कानों में गूंजने लग गई, जैसे वो मुझसे कह रही हो, माँ, मैं जीना चाहती हूँ, आपके साथ रहना चाहती हूँ। नन्ही सी जान थी वह, अपने माता पिता पर निर्भर। उसकी कुशलता की जिम्मेदारी उसने आँख मूंद कर अपने माँ पापा पर छोड़ दी थी। पर उसे क्या पता था कि उसके रक्षक ही उसके भक्षक बनने वाले थे। मेरे गर्भ में कन्या के विषय में जब डॉक्टर ने अजित को बताया तो उनके चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। घर पहुंचते ही सबके ताने शुरू हो गए। कोई मेरी नन्ही सी जान को इस दुनिया में आने ही नहीं देना चाहता था। अजित और उसके माँ पापा ने अबॉर्शन करवाने का कह दिया। इस प्रस्ताव में मेरी सहमति की मांग किसी ने नहीं की। बस एक फरमान सुना दिया कि मुझे यह गर्भ गिराना ही होगा। मैंने अपनी माँ को फ़ोन करके इस विषय में बताया तो उन्होंने भी मेरे ससुराल वालों का फैसला सही बताया। मैं तो सोच में पड़ गई। एक औरत और वो भी एक बेटी की माँ ऐसा कैसे सोच सकती है? इतना बोलकर वो कहीं यादों में खो गई। अपनी माँ के उस मौन का अर्थ वो खूब समझ रही थी। तुमने पुलिस की सहायता क्यों नहीं ली माँ? सरकार ने इस विषय में कई कानून बनाए हैं।
उन्होंने मुझे कभी ऐसा मौका ही नहीं दिया कि मैं कहीं मदद की गुहार लगा सकूं। उन सब ने मिलकर मेरी नन्ही सी जान को इस दुनिया में आने ही नहीं दिया। देखते ही देखते मैं अपनी पहली बेटी की हत्यारी बन गई। और सिर्फ एक ही नहीं, उसके अलावा एक बार और यही हुआ। अजित और उसके परिवार की पुत्र कामना मुझसे मेरे तन और मन की बलि ले रही थी। इतना कहकर वो चुप हो गई। माँ, अपनी माँ का दुख देखकर सलोनी के मुंह से निकला। माँ ने आगे कहा, जब तुम मेरे गर्भ में आई तो मैं अब तुम्हें नहीं खोना चाहती थी। मैं तुम्हें इस दुनिया में लाना चाहती थी, तुम्हें अपने गोद में उठाना चाहती थी, तुम्हारे कोमल स्पर्श को महसूस करना चाहती थी। इतना सुनकर सलोनी की आंखों से आंसू बहने लगे। तो माँ ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए आगे कहना शुरू किया, जब अजित और माँ पापा को पता चला कि मेरे गर्भ में फिर से एक लड़की है तो अबॉर्शन की बातें घर में फिर से तेज हो गई। और इस बार मैं उनका कहना नहीं मान सकती थी। हमारे घर की किराएदार मालती दीदी ये सब देख रही थी। उस शाम मैं छत पर उदास अकेले बैठी थी। तभी मालती दीदी ने आकर मुझसे बातें की और मेरी मर्जी पूछी। उस दिन मैं अपने आप को नहीं रोक पाई और उनके कंधे पर सिर रखकर रोने लगी। उन्होंने मेरी मदद की और मौका मिलते ही अबॉर्शन के ठीक एक दिन पहले मैं मालती दीदी की मदद से वहाँ से भाग निकली। सबसे दूर यहाँ केरल आ गई ताकि कोई मुझ तक ना पहुँच पाए। यहाँ आकर मैंने अपने ज्ञान को अपने जीवन का आधार बनाया। तेरे साथ जीवन के कई वर्ष हंसी खुशी निकल गए। मैंने तुझे हर वो खुशी दी जो मैं दे सकती थी। आज तू बड़ी हो गई है, इसलिए अब यह तेरा फैसला है। तू चाहे तो अपने पिता और उनके परिवार के पास जा सकती है। तू चाहे तो जाकर उनसे मिल। फिर माँ ने उनका पता बताना चाहा तो सलोनी ने उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहा, नहीं माँ, मुझे नहीं जानना। जो मुझे इस दुनिया में आने ही नहीं देना चाहते थे, उन्हें अपने अस्तित्व का ज्ञान क्यों कराना। हमारी ज़िंदगी में उनकी कोई जगह नहीं है माँ। फिर सलोनी ने अपनी माँ से ये वादा किया कि वो पढ़ लिख कर समाज में एक मिसाल बनेगी और बेटा बेटी के अंतर को कम करने की कोशिश करेगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।